Hello everyone, how are you? I hope you are very good at your home. In the last video, that is part 4 of atomic structure, we have discussed about the electromagnetic radiations, their properties and the formula regarding or relationship of wavelength and the velocity of light. Today we are going to study the particle nature of electromagnetic radiations. We know that electromagnetic radiations are those radiations which develop when a charged particle move with an acceleration. Then the electric and magnetic fields are generated. Then these radiations are known as electromagnetic radiations. In the last video, we discussed about the wave nature of the EMR, electromagnetic radiations. Now we are going to study the particle nature of electromagnetic radiations. तो हम ये जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाए तो हीट करने के बाद में उससे रेडिएशंस जो डेवलप होंगे, उन रेडिएशंस को हम उसके वेव नेचर से स्टडी नहीं कर सकते। तो उसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर उसके पार्टिकल नेचर को इमेजिन करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम किसी मेटल सब्सटेंस पर कोई फोटॉन्स और लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब उसके ऊपर डालते हैं तो डालने पर जो है फोटोन को डालने पर उस मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट हो जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से लिबरेट होना, इसको भी हम उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को समझाया। उनमें से जो पहला जो फिनोमिना है वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया और उनका एक कंसेप्ट था, उसको कहा गया प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो उसके द्वारा पार्टिकल नेचर को समझाया गया। उसके बाद में सेकंड साइंटिस्ट जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो कि हमारे पास में कौन है, वो हर्ट्ज हैं, जिन्होंने 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि हमारे पास प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। बच्चों, प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है ये 1900 में दी गई और किसके द्वारा दी गई? मैक्स प्लांक के द्वारा दी गई। मैक्स प्लांक ने कहा कि जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर जो रेडिएशन डाले जाए वो उस रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब भी कर ले और उसी रेडिएशन का 100% उसका एमिशन भी कर दे, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया और नाम दिया गया उसको ब्लैक बॉडी। तो उस ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशंस एमिट हुए या एब्जॉर्ब हुए उनको कहा गया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि एक काले रंग की जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो भी वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब उस पर डाला जाएगा तो वो उसको 100% एब्जॉर्ब भी करेगी और उन्हीं रेडिएशंस को वो 100% एमिट भी कर देगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात करी। ठीक है, उसके बाद में मैक्स प्लांक ने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को उसके ऊपर जब डाला जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है एमिटेड फोटॉन्स की या जो वेव जो जा रही है उनकी, तो वो एनर्जी उस फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये उन्होंने कहा था मैक्स प्लांक ने। एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब by the substance is directly proportional to the frequency of the incident or emitted radiations। तो फ्रिक्वेंसी की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उन्होंने प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया। E इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिंबल हो गया H और ये हो गया न्यू। E इक्वल्स टू H न्यू यहाँ कहा गया। इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे, E इक्वल्स टू H न्यू। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट गिवन हो तो हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर H इज द प्लांक कांस्टेंट, इसको क्या कहा गया बच्चों? प्लांक कांस्टेंट कहा गया और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। हमें इस वैल्यू को लर्न रखना है और हमारे क्वेश्चंस में ये वैल्यू काम में आती है। तो H की वैल्यू हम याद रखेंगे, न्यू की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने न्यू और C के साथ में एक रिलेशनशिप देखा था। वी नो दैट न्यू इक्वल्स टू होता है C अपॉन लेम्डा। हमने कल कहा था ना, C इक्वल्स टू क्या था? न्यू लेम्डा था। उसी इक्वेशन से हमने निकाला इस न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C बाय लेम्डा हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू HC अपॉन लेम्डा। अगर हमें जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ गिवन हो तो हम लोग H और C का यूज लेते हुए उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
सिमिलरली फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो हम इक्वेशन 1 को यूज लेते हुए हमारी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी। क्वांटम क्या चीज़ है बच्चों? जो रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या एमिट हो रहे हैं, तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ जो रेडिएशंस हैं उनको कहा गया है यहाँ पर क्वांटम, या फोटॉन्स के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1887 में डिस्कवर किया गया। कब डिस्कवर किया गया इसको? 1887 में इसको डिस्कवर किया गया। और जो साइंटिस्ट था उसका नाम था हर्ट्ज। बच्चों हर्ट्ज साइंटिस्ट के नेम पे फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज रखी गई। तो हर्ट्ज ने 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या कहा कि जब किसी ऐसे मेटल को लिया जाए जिसका आयनन एंथैल्पी, हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी क्या चीज़ होती है। तो आयनन एंथैल्पी एक एनर्जी होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या एमिट होते हैं। तो ऐसे किसी सब्सटेंस को जिसके जो आयनन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उसकी वैल्यू क्या हो? कम हो, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एमिट हो जाए। तो उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो उसके लिए ये बताया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लास की ली। इसके एक सिरे पर जो है कोई मेटल लिया हुआ है, इसी तरह दूसरे पर भी कोई मेटल का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। इन मेटल के इलेक्ट्रोड को किसी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में ऐड किया गया। नेगेटिव टर्मिनल से जो जिसको ऐड किया गया वो हमारा है कैथोड, ये नेगेटिवली चार्ज है। और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं वो हमारे पास हो जाएगा एनोड, और एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो कैथोड है, इस कैथोड पर जो है सीजियम मेटल को एक आउटर कवरिंग के रूप में जोड़ दिया गया। कौन सी मेटल ली गई यहाँ पर? सीजियम। सीजियम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये मिनिमम है। मिनिमम होने की वजह से जैसे इसके ऊपर फोटॉन्स इंसिडेंट किए गए, ये क्या चीज़ें बच्चों? फोटॉन से, सनलाइट से हमने इसके ऊपर क्या इंसिडेंट किए हैं? फोटॉन इंसिडेंट किए हैं। तो फोटॉन के इंसिडेंट होने से आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है सीजियम के वो इससे लिमिट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से मूव कर जाते हैं किधर की ओर? एनोड की ओर मूव कर जाते हैं। और मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डेवलप होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूव्ड फ्रॉम द कैथोड आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ डेवलप होगी उसको क्या कहा गया है? यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से मूव करके आए हैं उन्हें कहा गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was first of all explained by Hertz in 1887. In this way, he explained that when a metal having lowest ionization enthalpy, when photons are incident on the surface of the metal, then the electrons are liberated out and they move from cathode to anode. Therefore, the electricity developed, which is known as photoelectricity, and the phenomena is known as photoelectric effect. ओके बच्चों, अब ये जो फोटॉन्स यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी, फोटोन जो इंसिडेंट हुए, फोटोन इंसिडेंट हुए, उन इंसिडेंट की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट इसको बोला गया एच म्यू। इसी प्रकार से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है उसको बोला गया एच म्यू जीरो। अच्छा, म्यू जीरो जो है कि हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, जो कि एक मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को लिबरेटेड आउट करने के लिए। म्यू जीरो इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, तो हम जब डेल्टा ई निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो। ठीक है बच्चों, और ये जो एनर्जी है, जो ये एनर्जी इसमें लगी और जो निकल के आ रही है, ये एनर्जी कन्वर्ट करती है इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के मूव करेंगे कैथोड से एनोड की ओर। तो हम इस एनर्जी को भी क्या लिखेंगे? 1/2। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो यहाँ लिखा जाएगा mv²। ये हमारे पास डेल्टा ई हो जाएगी एनर्जी। इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो लिबरेट होकर आ रहे हैं, एम ई क्या चीज़ है? एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो v जो है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, me जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻21 kg। वेलोसिटी आपको दे दी जाएगी। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ये हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही इसको मान भी सकते हैं हम लोग, c के इक्वल, यानी वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, इन दोनों फिनोमिना के द्वारा हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो फिनोमिना है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी है। प्लांक क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिएशंस एमिट किए जाते हैं या उसके ऊपर इंसिडेंट किए जाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले फोटॉन्स इसके ऊपर डाले जाएंगे या रेडिएशन डाले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। और ये एनर्जी को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, E=hν या हम E=hc/λ। इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम ये बात करते हैं कि जो फिनोमिना है, अच्छा इन दोनों कंसेप्ट यानी पार्टिकल नेचर और जो वेव नेचर है, इससे साइंटिस्ट कंफ्यूजन में हो गए कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम वेव नेचर का माने या उनको हम पार्टिकल नेचर का माने। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इस दुविधा से बचने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डुअल नेचर का मान लिया। कौन सा नेचर का मान लिया? यहाँ पे डुअल नेचर का मान लिया। और डुअल नेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो EMR है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल भी माना गया और उसको वेव नेचर का भी माना गया। अगर उसको पार्टिकल नेचर का माना जाता है तो पार्टिकल नेचर का माना जाए तो उसकी जो एनर्जी है हम उसको E=mc² से निकाल लेंगे। और अगर हम उसकी एनर्जी हम उसको वेव पार्टिकल मानते हैं तो एनर्जी को हम किससे निकालेंगे? E=mc/hν से निकाल लेंगे। और अगर इसको हमने वेव माना हुआ है तो हम उसको E=mc² फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। आप उसको डिफरेंट कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अब बात आती है हमारे पास में कि जो हमारे पास में जो रेडिएशंस होते हैं उनका एक स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? आप सब लोगों ने इंद्रधनुष को देखा होगा। तो इंद्रधनुष को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर वॉयलेट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन ये सारे कलर हमें एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पूरे के पूरे पैटर्न को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष को आपने देखा, रेनबो को आपने देखा हुआ है, तो वो हमारा क्या एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम मेनली जो होता है ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरे को कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। लेट्स स्टार्ट द स्पेक्ट्रम। नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इज व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ब्रेक then the white light is scattered into 7 different colors which are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these 7 colors or lines are known as spectrum. ओके बच्चों, ये हमारा डेफिनेशन होगी। हमने सनलाइट या बल्ब या किसी ट्यूबलाइट की लाइट को प्रिज्म से पास आउट किया। प्रिज्म से पास आउट करने पर ये जो व्हाइट लाइट है सिंगल वन कलर था, ये 7 डिफरेंट कलर के अंदर